चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हमारे हिंदुत्व दोस्तों के मन में लगा है कि इस्लाम देश में आया तलवार के साथ, लेकिन ये सही नहीं है दक्षिण भारत में। अक्सर महिलाओं के साथ आपकी तस्वीर बहुत वायरल होती है, आप तक पहुंचती है और वो कमेंट्स पहुंचते हैं जो फोटोज के साथ। कभी कभी कोई जवान लड़की को नेचुरली चोट पहुंचाते हैं लोग ऐसे किस्म के चीजें लिख के। एस जयशंकर के स्टाइल ऑफ वर्किंग पर क्या सोचते हैं आप, उस पर क्या राय? अच्छा आदमी है, लेकिन मैं एक शिकायत अगर कहूँ यह है कि कभी कभी वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को संतुष्ट रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए, यहाँ भारत के भीतर लोगों को सुनने के लिए जो बाहर इतना अच्छा नहीं लगता। एक बार मुझे कहने लगा कि प्लीज चिल मिस्टर जयशंकर, कूल डाउन अ बिट, कि विदेश कार्य में हम सब एक हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाजपा का सोच, जैसे मैंने कहा, जरा सा अलग है। मोदी जी का पहला साल जब उन्होंने मेरे ख्याल में 27 देश गए थे, लेकिन उनमें एक देश भी इस्लामिक देश नहीं था। मैंने एक कमेंट लगा दिया सोशल मीडिया में। और दूसरा साल से मोदी साहब इतने सारे इस्लामिक देशों के साथ संपर्क किए और वहाँ गए कि आजकल हमारे जो बंधन है इन देशों के साथ, शायद इतना अच्छा कभी कोई भी सोच नहीं सकते हैं। इस्लामोफोबिया भी कहा जाएगा जो कुछ हो रहा है हमारे देश के अंदर। इसी पार्टी की सरकार जो ऐसे कर रहे हैं देश के अंदर, उनके विदेश कार्य में वो ठीक कर रहा है। ब्रिटिशर्स के सामने गए और उन्हीं के सामने उनको हॉक कराए। मुझे आश्चर्य लगता है ये शशि थरूर की किताब पढ़ने के बाद कि भारतवासियों हमसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। हम इतने बुरे चीजें किए उनके देश। और उनका जवाब था, देखिए मैं असली कंजर्वेटिव हूँ, मेरा सोच है कि वी शुड हैव ट्रेडेड विथ यू, नॉट कॉन्कर्ड यू। क्या G23 के लीडर्स ने आपके साथ धोखा किया? वो तो मन में है, याद तो रखेंगे, लेकिन आगे जाना चाहता हूँ मैं। हम इतने सालों से चाह रहे हैं यहाँ एम्स आए, ये शशि थरूर ने भी प्रॉमिस किया था, पर शशि थरूर ने नहीं प्रॉमिस किया, भाजपा सरकार ने प्रॉमिस किया और अब तक नहीं लेके आया। प्रॉब्लम ये है भाजपा के साथ कि एक ही गारंटी है भाजपा का कि जो भी प्रॉमिस वो लोग करेंगे वो लोग बिल्कुल जुमलाबाज है और कभी भी फुलफिल नहीं करेंगे। ये सेंटर में भाजपा है अभी, लेकिन जून 4 के बाद भाजपा थोड़ी होंगे। अब की बार 30 से 300 पार नहीं होने वाला है। 400 पार बहुत दूर की बात है, 300 पार नहीं होने वाला है। यहाँ केरला में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बन पाई जो पूरे देश में बन गई है। जब मौका मिलेगा भाजपा को हटाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आधी रात का वक्त हो रहा है, इस वक्त हम केरला के तिरुवनंतपुरम में है। ये सीट है केरला की जिसकी चर्चा दिल्ली तक है। प्रधानमंत्री केरला में कई बार आ रहे हैं। आपके अगेंस्ट राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है। कितना बड़ा चैलेंज, किसको बड़ा चैलेंज, सीपीआई कैंडिडेट को या बीजेपी कैंडिडेट? देखिए दोनों हैं चैलेंज, चुनौती तो है वैसे भी 3 उम्मीदवार के साथ, लेकिन मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें कोई भय की ज़रूरत नहीं है। जो मैं देखता हूँ हम लोग आगे हैं। 2-3 सर्वे भी निकले हैं माध्यम से जहाँ मैं भी आगे हूँ। एक में 11% आगे, दूसरा में 8% आगे। तो अंत में हमें वैसे भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो सुबह से रात तक चलने वाली बात है। एक और 9 बजे से आज आपने शुरू किया, रात के 10:30 नहीं 9 बजे तो वाहन पे शुरू किया, लेकिन 8 बजे तो घर से शुरू हो रहा है। क्या कहूँ, हाँ बिल्कुल। और इसके बाद लोग सोचे कि मैं वाहन से उतार गया, जाके आराम से सो रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, देखिए। अच्छा, अब तिरुवनंतपुरम के इश्यूज पर तो बाद में आऊंगी। पहले ऐसे कुछ सवाल हैं जो मेरे साथियों के मन में थे। 25 किताबें लिख चुके हैं, कब टाइम मिलता है लिखने का और कैसे डिसाइड करते हैं कि अब किस टॉपिक पे नेक्स्ट लिखना है? नहीं, कैसे टॉपिक तो कोई शॉर्टेज नहीं, मेरे मन में तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं और लिखने लायक भी काफ़ी विषय हैं जो हमारे देश के लोगों के लिए मैं मेरे सोच बताना चाहता हूं और कभी कभी मैं खुद पढ़ना चाहता हूं और ज़्यादा ज्ञान के साथ सबको बताना चाहता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि सारे विषय के ऊपर मुझे पहले से ही ज्ञान था। जैसे कि मैंने तय किया था कि अम्बेडकर साहब के ज़िंदगी के बारे में किताब लिखूंगा, मैं खुद तो बहुत पढ़ लिया और उसके साथ उनके बारे में लिखने का मौका मिला। तो ऐसे भी है, एक इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाता है ना, मन में और मन से। लेकिन समय दूसरी बात है, समय मिलना बहुत मुश्किल है और इसलिए मैं तो फिक्शन बंद किया, क्योंकि फिक्शन लिखना आपको सिर्फ समय नहीं, टाइम नहीं, लेकिन एक दूसरा दुनिया बनाने के लिए आपका मन के अंदर, एक आपका दिमाग के अंदर एक जगह चाहिए। वो जगह बनाना
बहुत मुश्किल है राजनीतिक ज़िंदगी में, क्योंकि आपको कभी भी इंटरप्शन हो सकता है। लोग बुलाएंगे, कोई अर्जेंट बात होती है, कोई घर पहुंच जाते हैं, आपको ऐसे अकेलापन मिलता है सिर्फ रात को। तो इसलिए नॉन फिक्शन लिखता हूँ, जैसे आत्मकथा, जैसे मेरे सोच नेशनलिज्म के बारे में, देशभक्ति के बारे में जो किताब लिखा है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, मेरे ख्याल में हिंदी में है अस्मिता का संघर्ष। तो ये सब करने के लिए मुझे सिर्फ रात मिलते हैं। कभी कभी हवाई जहाज़ में जब लंबी फ़्लाइट दिल्ली से तिरुवनंतपुरम हर हफ्ते जाने में 3 घंटे से ज़्यादा है। मेरे ख्याल में भारत के अंदर से सबसे लंबा फ़्लाइट है, शायद पोर्ट ब्लेयर के अलावा। नहीं, मेरे ख्याल में पोर्ट ब्लेयर भी जो फ़्लाइट है कलकत्ते से चेन्नई से कम टाइम का है। दिल्ली टू तिरुवनंतपुरम में सबसे लंबा फ़्लाइट, तो वहाँ भी ज़रा सा पढ़ने का मौका मिलता है। दिल्ली क्या दूर है? मतलब सेंटर क्यों साउथ के लीडर्स को, स्पेसिफिकली केरला के लीडर्स को इतना इग्नोर करता है? इग्नोर नहीं करते। मेरे ख्याल में मुझे काफ़ी अटेंशन मिली है दिल्ली में। मैं तो शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी मुझे इग्नोर कर रहा है। क्यों, अब कैसे, क्यों ऐसा लगा? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम है केरला के एमपीज जो अक्सर हेडलाइंस पे रहते हैं, जो अक्सर उतना दिखते हैं जितना उत्तर प्रदेश या बिहार या हिंदी पट्टी के लोग दिखते हैं। देखिए, ये तो आपके दिल्ली का पर्सपेक्टिव है। दक्षिण भारत में तो हम सब लोग अच्छी तरह देख लेते हैं लेकिन सही बात यह है कि हमारा देश इतना बड़ा है कि जहाँ जो हम लोग दिल्ली से देखते हैं और जो हम यहाँ दक्षिण भारत से देखते हैं, शायद हमारे पर्सपेक्टिव्स काफ़ी अलग हो जाता है। कभी कभी हमें भी लगता है कि भारत में बहुत ज़्यादा ये उत्तर भारत की सोच, उत्तर भारत के पर्सपेक्टिव्स। एक उदाहरण में अगर दे दूँ इतिहास के बारे में, क्योंकि ये हमारे हिंदुत्व दोस्तों के मन में लगा है कि इस्लाम देश में आया तलवार के साथ, लेकिन ये सही नहीं है। दक्षिण भारत में, हमारे केरल में अरब देशों के साथ ये ट्रेड और कॉमर्स बहुत सैकड़ों से चल रहे थे प्रॉफिट नबी के जन्म के पहले। और जब ये लोग आते थे, जब अच्छा हवा था, मतलब हाँ, वो लोग यहाँ आते थे केरला, यहाँ कुछ महीने रहते थे, हवा बदल गए तो वापस जाते थे। इस किस्म की चीज़ करीब 2500 साल पहले ही शुरू किया था। ये नई बात नहीं है। तो ये लोग जो आते जाते थे और जिनके साथ अच्छा संपर्क रहा, वो लोग इस्लाम के बारे में खबर के जैसे लेके आए। कहा कि देखिए, हमारे देश में ये सब हो रहा है, एक नबी आया है, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है। और ये सब सुन के केरल के एक लोकल राजा चिरमान पेरुवाल कहा कि मैं जाके मिल लेता हूँ इस आदमी से, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। और वो जहाज़ में जाके गया, वापस नहीं पहुँच पाया, लेकिन उनका जाने का सबूत अभी भी दिखाई देगा। अगर आप ओमान राज्य जाएं, ओमान के दक्षिण भाग में सलाला शहर के नीचे, वहाँ केरल के नारियल के पेड़ अभी भी है जो उस समय से हैं, और जो अरेबियन पेनिनसुला में कभी नहीं हो सकता, यहाँ से ले गया था। तो इस किस्म का जो कांटेक्ट है लोगों के साथ, मेरे ख्याल में केरल में आप लोग को शायद हमारे इतिहास, हमारी सोच समझने में कोई मुश्किल हो, क्योंकि यहाँ जैसे कि मुसलमान, क्रिश्चियंस और एक ज़माने में यहूदियाँ, जूस और हिंदू एक साथ रहे हैं। अभी भी जू स्ट्रीट है ना कोच्चि में? है, लेकिन जूश जन तो बहुत कम है। मेरे ख्याल में कुल मिला के 7 लोग हैं, बाकी सारे चले गए। कई लोग इज़राइल गए जब इज़राइल स्थापित हुआ करीब 70 साल पहले। कुछ बाकी के जो लोग थे वो लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, सिडनी वगैरह। और आजकल मेरे ख्याल में सिनेगॉग ज़्यादा एक टूरिस्ट साइट है, प्रार्थनालय थोड़ी है। कभी कभी शायद लोग जाते हैं कोई स्पेशल ओकेजन के लिए। मैंने पढ़ा रिसेंट की कोई यहाँ के कोई जूइश लोग जो अभी विदेश में सेटल्ड है, वो अपनी शादी यहाँ करना चाहते थे, इसलिए कोच्चि वापस आके सिनेगॉग में शादी करवा दिया। लेकिन उसके लिए सारे चीज़ ये जो उनका पुजारी जो है ना, राबाई, वो राबाई को भी सिडनी से ले आना पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई बचा नहीं है ये सब करने के लिए। न्यूज़ और अपडेट्स आप फॉलो करते हैं, जेनजी कंटेंट को भी आप डेफिनेटली फॉलो करते होंगे, और उनके बीच में आपका क्रेज़ बहुत है। जेनजी को हटा भी दें तो अक्सर महिलाओं के साथ आपकी तस्वीर बहुत वायरल होती है। आप पार्लियामेंट में हो, आप स्टेज पे हो, कहीं आप मिल रहे हो, आप तक पहुंचती है, और वो कमेंट्स पहुंचते हैं जो फोटोज़ के साथ कभी कभी। और मैं सब कमेंट्स के साथ संतुष्ट नहीं हो सकता हूं, क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं।
जो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं। मैं तो काफ़ी अनुभवी हूँ, मैं तो ये ले सकता हूँ इन स्ट्राइड जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई जवान लड़की को नेचुरली चोट पहुँचाते हैं लोग ऐसे किस्म के चीज़ें लिख के उनके बारे में। तो मैं कभी कभी लोगों को उपदेश देता हूँ कि देखिए आप फ़ोटो खींचे, लेकिन आप अपने लिए रख लीजिए, क्योंकि आपका फेसबुक में लगाने से किसी ने, मुझे याद है कोई लंच में 7-8 लोग थे, मैं किसी से के साथ बैठा था और उनके फ़ोटो, मेरे फ़ोटो ऐसे खींचे हुआ जैसे कि हम दोनों एक साथ थे, और मैं जानबूझ के उस फ़ोटो को कहीं नहीं छुपाया, होस्ट ने भेजा था जिनका लंच था, लेकिन ये पुअर औरत उसने फेसबुक पे लगा दिए और उसके बाद इतने ट्रोल मिले उनको कि उनको अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना पड़ा। इस किस्म के अन्याय तो नहीं होना चाहिए औरतों के खिलाफ। मेरे ख्याल में ये बुरी बात है कि हमारे देश में ऐसे भी पुरुष हैं जो औरतों को अपने स्वतंत्रता नहीं देते हैं लोगों को मिलने के लिए, संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए एज इक्वल्स। ये मेरे ख्याल में बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि हमको हमारे देश की और हमारे समाज की जो मैच्योरिटी के एक ये सबूत होगा एक दिन, जब कोई भी किसी से मिल के बात कर सके विदाउट ऑल दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन, ट्रोलिंग वगैरह। शायद आपको याद है, मैंने बताया था आपको हमारे वाहन में जो हाँ एक आरजे की कहानी, वो मुझे इंटरव्यू किया, मेरे ख्याल में जयपुर में था, मुझे याद नहीं, कहीं नॉर्थ इंडिया में ही था, और उन्होंने फ़ोटो पोस्ट किया और उसके बाद इतने ट्रोल मिले कि वो खुद एक आर्टिकल लिख के कहा कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपकी राजनीति आप कर दीजिए जो कुछ आप चाहते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारे खिलाफ ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? और हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी ऐसे चुंबक की तरह देखने की बजाय इक्वल ह्यूमन समझ लो। इस सीरियस सवाल के साथ साथ एक मेरे यहाँ लल्लन टॉप में बहुत नटखट सा लड़का है, उसने सवाल किया है कि ज़रा पूछना शशि थरूर से कि लड़के आके ग्रूमिंग टिप्स मांगते हैं? नहीं, कभी नहीं। मेरा क्या ग्रूमिंग है राजनीति में। आप देखा कि पूरा दिन ऐसे ही पड़ा हूँ, पता नहीं क्या क्या गिरे हैं मेरे बदन के ऊपर और कपड़े के ऊपर, शीशा देखने के लिए भी वक्त नहीं, तो क्या ग्रूमिंग कर सकता हूँ। अच्छा, अब और सीरियस सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आप देश की अभी की विदेश नीति के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ अच्छे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप देश के विदेश पॉलिसी के बारे में सोचें, हमारे देश में हमारा सोच ऐसा था कि कोई विदेश कार्यों में ना भाजपा पॉलिसी है ना कांग्रेस पॉलिसी, सिर्फ देश के हित है, और देश के हित में हम सारे एक साथ हैं। भाजपा का सोच ज़रा सा अलग हो गया है। एक उदाहरण दे दूँ तो पार्लियामेंट की स्थापित के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी, विदेश कार्य जो स्टैंडिंग कमेटी होता है पार्लियामेंट में, उसका नेता, उसका अध्यक्ष विपक्ष से, शुरुआत से जब कांग्रेस का राज था तो वाजपेयी साहब के जैसे लोग, गुजराल साहब, सुषमा स्वराज जी, इस किस्म के लोग को इस जिम्मेदारी दे दिए थे। लेकिन हम देखे हैं कि जब हमारी बारी आ गई विपक्ष में बैठने के लिए, मुझे चेयरमैन बनाया गया था, मैं चेयरमैन था, अध्यक्ष था एक टर्म के लिए, और उसके बाद मुझे हरा के हमारे इतिहास की पहली बार एक रूलिंग पार्टी का एमपी, भाजपा के एमपी को अध्यक्ष बना दिया। मेरे ख्याल में ये बुरी बात है, क्योंकि हम लोगों को और दुनिया को दिखाना चाहिए था कि विदेश कार्य में हम सब एक हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाजपा का सोच, जैसे मैंने कहा, ज़रा सा अलग है। फिर भी विदेश कार्य में कॉन्टीन्यूटी है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है दोनों पार्टीज़ के बीच में। कभी कभी कुछ चीज़ों में भाजपा का भी मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें सीखना पड़ा, लेकिन अच्छा किया। मुझे याद है कि मोदी जी का पहला साल 2014 के बाद जब उन्होंने, मेरे ख्याल में 27 देश गए थे, लेकिन उनमें एक देश भी इस्लामिक देश नहीं था। मुझे एक कमेंट, मैंने एक कमेंट लगा दिया सोशल मीडिया में, और उस दूसरा साल से मोदी साहब इतने सारे इस्लामिक देशों के साथ संपर्क किए और वहाँ गए कि आजकल हमारे जो बंधन हैं इन देशों के साथ, शायद इतना अच्छा कभी कोई भी सोच नहीं सकते हैं। और ये जब हमारे देश के भीतर इस्लामिक समाज के खिलाफ बहुत किस्म के क्या बताऊं, बुरी बातें और आक्रमण भी हो चुके हैं। इस्लामोफोबिया भी कहा जाएगा जो कुछ हो रहा है हमारे देश के अंदर।
लेकिन यही सरकार, इसी पार्टी की सरकार जो ऐसे कर रहे हैं देश के अंदर, उनके विदेश कार्य में वो ठीक कर रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन 2-3 विषय हैं जहां हमें सीरियस प्रश्न पूछना पड़ेगा। एक है चाइना और भारत के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग समझौता था कि ठीक है, हमारे बॉर्डर में हम लोग समझे नहीं, हमारा सोच कि हमारा बॉर्डर वहाँ है, आपका सोच है कि आपका बॉर्डर यहाँ है, फिर भी इसके ऊपर लड़ाई नहीं करने वाले हैं। हम एडजस्ट करेंगे। एक दिन शायद हम लोग वहाँ तक जाएंगे, अगले दिन आप यहाँ तक आ जाइए, कोई चक्कर नहीं होगा। इसलिए तो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे जहाँ हमारे दोनों फौज जाते थे। वो लोग एक दिन, हम लोग एक दिन, कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। लेकिन अभी आपको याद है 2020 में हमारे 20 जवानों का हत्या की चीन के लोग गलवान में। उसके बाद 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो 65 मैंने कहा था, उनमें से 26 में ये लोग बैठे हैं, ये लोग उनके कब्जे में लिए हैं और हमारी सरकार की तरफ से कोई सीरियस जवाब नहीं मिला। अभी भी हमारे चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशन चल रहे हैं, ट्रेड तो चल रहा है, हम लोग चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करने लगा। ये मेरे ख्याल में कमज़ोरी का एक बहुत बहुत बुरा साइन है। मैं कहूँगा कि इस किस्म की सिचुएशन जब तक चाइना बदला नहीं, इस स्थिति को हम बिल्कुल मानना नहीं चाहिए और हम कहना चाहिए चाइना को कि आपके साथ नॉर्मल रिलेशंस नामुमकिन है। जब आपने ये नहीं किया था, जब हम 40 साल या 45 साल से अच्छी तरह से मैनेज कर रहे थे, इसको आपने क्यों ख़राब कर दिया? लेकिन ये पूछने के लिए हिम्मत भी चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ बातों में हमारे प्रधानमंत्री ठीक तरह हिम्मत नहीं दिखाए। एस जयशंकर के स्टाइल ऑफ वर्किंग पर क्या सोचते हैं आप, उस पर क्या राय है? अच्छा आदमी है और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे उनका सहयोग मिला है मुझे। जैसे कि कोविड के समय मेरे पार्लियामेंट मंडल से करीब 22 देश में कई सैकड़ों के विद्यार्थी वहाँ गए थे और ये विद्यार्थी को वापस ले आना कोविड के समय हमें विदेश कार्य मंत्रालय के और सिविल एविएशन मंत्रालय हरदीप पुरी के बड़ी ज़रूरी थी उनके कोऑपरेशन मिलना और वो लोग दे दिए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चला और मैं खुश हूँ क्योंकि विदेश कार्य मंत्रालय तो पूरा देश का है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि एक पार्टी का हो सकता है, ये देश का है और देश के निवासियों को मदद करना उनका फ़र्ज़ है और वो लोग अच्छी तरह किया। जयशंकर के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी अच्छा है, कुछ साल से उनको जानता हूँ। जब मैं यूएन पे था, उनको वहाँ से, जब वो मेरे ख्याल में सिंगापुर में हाई कमिश्नर था, वहाँ से मुलाकात हुई और उसके बाद हम कई बार बातचीत किए। फिर मेरे भारत आने के बाद मैं तो मंत्रालय में था, वो भी था मंत्रालय में, फिर मैं अध्यक्ष बना ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, वो फॉरेन सेक्रेटरी था, तो हर रोज़ उनसे संपर्क रहा, उनसे बात करना, उनको प्रश्न पूछने का मौका मिला। तो ये सब करने के लिए मुझे अच्छा लगा कि जयशंकर इतनी कोऑपरेटिव पार्टनर है। लेकिन मैं एक शिकायत अगर कहूँ यह है कि कभी कभी वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को संतुष्ट रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो कुछ चीज़ें कहते हैं यहाँ भारत के भीतर लोगों को सुनने के लिए, जो बाहर इतना अच्छा नहीं लगता भारत के बारे में। तो इसलिए कभी कभी एक बार मुझे कहने लगा कि प्लीज़ चिल मिस्टर जयशंकर, कूल डाउन अ बिट, क्योंकि वो बेंगलोर में जाके कुछ चीज़ें कहा जिसके बारे में मुझे बहुत नेगेटिव टिप्पणी मिली कई एम्बेसडर से। तो मैंने कहा देखो ये सब राजनीति है, देश की राजनीति, पर जो उनके ट्रेनिंग में वो जो डिप्लोमेट हैं, उनका क्या जवाब आया? नहीं मैंने वो तो पब्लिक सजेशन दिया था, प्राइवेटली हमारी बातचीत तो अलग होती है। लेकिन कैसी बात होती है? मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट होगा ये जानने। प्राइवेट बातों के बारे में कोई पब्लिक नहीं बताते हैं सोनल जी, माफ कीजिए। मुझे लगा इतना ऑनेस्टी तो आप मेरे साथ बरतेंगे जब आप मुझे इतना जब कैमरा ऑफ है शायद उसके पहले नहीं। अच्छा, आप ब्रिटिशर्स के सामने गए और उन्हीं के सामने उनको हॉक कराए, वो वीडियो इतना देखा जाता है, इतना वायरल होता है। मुझे ये जानना है कि जैसे ही आपने हौका, उनको गरियाया, उसके बाद क्या हुआ था, क्या रिएक्शन था ऑन द स्पॉट? नहीं, ऑन द स्पॉट मेरे ख्याल में वो लोग सुनने के लिए तैयार थे, एक सर्टन गिल्ट कॉम्प्लेक्स में आए हुए थे। और मेरा जो किताब निकला उसके बाद वो ब्रिटेन में भी एक बेस्ट सेलर रहा। ये काफ़ी अजीब सा लगा कई लोगों को, लेकिन बहुत लोग ने कहा। एक उदाहरण है कि एक कंजर्वेटिव पार्टी के एक लॉर्ड, एक पेयर जो कहते हैं, उनका परिवार तो मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बैठे हैं 700 साल से। उनका एक आर्टिकल निकला लंदन टाइम्स में
पूरा पेज जिन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य लगता है ये शशि थरूर की किताब पढ़ने के बाद कि भारतवासियों हमसे बात करने के लिए भी तैयार हैं, हम इतने बुरे चीज़ें किए उनके देश में। तो मैं एक दिन उनसे मिला लंदन जाके, हम लोग एक दिन लंच खाए और मैंने कहा मुझे ज़रा सा अजीब सा लगा कि कंजर्वेटिव पार्टी, आप तो अगर लेबर होते तो लेबर नेचुरली ज़रा सा सोशलिस्ट ऐसे तरीके हैं हमारे तरफ से इंक्लाइन होते थे, एक कंजर्वेटिव लॉर्ड ऐसे कैसे लिखा? और उनका जवाब था, देखिए मैं असली कंजर्वेटिव हूँ, मेरा सोच है कि वी शुड हैव ट्रेडेड विथ यू नॉट कॉन्कर्ड यू। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि अंग्रेज़ों के कैपिटलिस्ट, हाँ तो ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स बंदूक के साथ ट्रेड करने में आपको बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड मिलता है, यही हुआ था उनके साथ, बस ऐसी है। अब कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपने तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अगेंस्ट चुनाव लड़ा, क्या बात हुई जब आप चुनाव हार गए? और आपका एक स्टेटमेंट है कि G23 के लीडर्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उनको जवाब देना चाहिए कि वाई दे बिट्रेड मी, एक हेडलाइन पढ़ी मैंने। नहीं मैं ऐसे तो कुछ मुझे याद नहीं ऐसे कुछ कहना, मैं सिर्फ ये कहा कि मेरा लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं था, पार्टी के लिए था, पार्टी को बेहतर करने के लिए। खड़गे साहब मैं बहुत सम्मान देता हूँ, वो मेरा नेता था लोकसभा के अंदर 2014 से 19 तक, मैं तो एमपी था, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था पार्टी, आई मीन कांग्रेस पार्टी के अंदर, और नेता के नाते हमें हर रोज़ संपर्क हुआ ना। उसने कई बार मुझे कहा कि इस विषय पे आप ज़रा बोलेंगे प्लीज़ एक्सेट्रा, अब मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप उन दिनों का यूट्यूब देख सकेंगे। तो नहीं एक उनका खिलाफ नहीं था, मैं बहुत रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, बहुत इज़्ज़त देता हूँ उनको। मेरा सोच ये था कि पार्टी को बेहतर करने के लिए हमारे कुछ सोच है, कुछ संकल्प है, उनका अलग हो सकता है। मैं मेरे आइडियाज़ जो लोग मुझे बताए थे, उनके अनुभव के बारे में जो पार्टी के लोग बताए थे, उनको मैं आगे बढ़ाने के लिए लड़ा। और अभी आई सपोज़ एक ऐतिहासिक रिज़ल्ट मिला कि मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के इतिहास के सारे चुनाव में सबसे बेस्ट लूज़र बन गया मैं, कि सबसे ज़्यादा वोट के साथ हार गए। लेकिन हार तो हार है, उसके बाद मैं खड़गे साहब के साथ काम कर रहा हूँ और खड़गे साहब मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अंग भी बना दिया, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक सवाल और है, क्या G23 के लीडर्स ने आपके साथ धोखा किया या उन्होंने आपको बिट्रे किया? ये सब पुरानी बातें हैं, इसके बारे में किया तो ना। नहीं, मैं वैसे भी क्या कहने में ही क्या फ़ायदा, जो हुआ सो हुआ, अभी आगे देखते हैं। आप गाड़ी चलाते हो तो रियर व्यू मिरर में पूरा अटेंशन नहीं दे सकते हैं, आगे देखिए, आगे एक्सपीरियंसेस से नोट्स जरूर लेकर रखें। वो तो मन में है, याद तो रखेंगे, लेकिन आगे जाना चाहता हूं मैं, और हमारी पार्टी भी आने जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। एक सवाल और था, आप इतना कैंपेन करें, आज मैंने आपका कैंपेन ट्रेल देखा, आप लोगों के बीच जाते, उनसे मिलते, दिन भर पब्लिक के बीच जा रहे, आप इस तरह से कैंपेन बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं करते? कांग्रेस आपसे बाकी स्टेट्स में क्यों कैंपेन नहीं कराती? वो तो कांग्रेस को पूछना पड़ेगा। अब जब मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे तो मेरा फोकस यही होना चाहिए कि मुझे जीतना है, और ये तिरुवनंतपुरम कभी आसान नहीं रहा। ये सीट तो कांग्रेस के नहीं थे, ये तो 2 बार कम्युनिस्ट से ले लिए थे, उनसे मैंने छीन लिया था, अब उसको डिफेंड करना है। बीच में भाजपा भी अभी सक्सेसफुल हो गया, मतलब 2 बार सेकंड आए, 2 बार सेकंड स्थान में वो लोग पहुंच पाए। तो ये रिस्क नहीं ले सकते जब 2 मजबूत पार्टियां हैं मेरे खिलाफ, ये त्रिकोण हाँ बिल्कुल इलेक्शन है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ मुझे लड़ना है, ये मेरा फोकस यहाँ हो, उसके बाद अगर पार्टी मुझे कहीं और जाते हैं तो कभी मेरे ख्याल में जब हमारे इलेक्शंस बहुत एडवांस होते थे तब मेरे ख्याल में मुझे मुंबई, चेन्नई, कलकत्ते में 2009 और 14 में, सॉरी 2014 में और 19 में मुझे बुलाया गया था। इस बार मुझे पता नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसे कोई ज़रूरत महसूस हो तो मैं नेचुरली जाऊँगा, नहीं तो मैं ज़रा सा इसके बाद ज़रा सा थक भी गया हूँ, ज़रा सा आराम भी करना चाहूँगा। कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होंगे, बैकलॉग ऑफ ईमेल्स और व्हाट्सएप्स को क्लियर करना पड़ेगा, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ दिनों के लिए नहीं करना चाहूँगा। हाँ, इस बार क्या प्रोमिस करें आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया को? जैसे मैं अभी लोगों के बीच गई, उन्होंने बताया कि हम इतने सालों से चाह रहे हैं यहाँ एम्स आए, ये शशि थरूर ने भी प्रॉमिस किया था, पर शशि थरूर ने नहीं प्रॉमिस किया, भाजपा सरकार ने प्रॉमिस किया और अब तक नहीं लेके आए। लेकिन भाजपा 3 प्रॉमिस किए हैं हमारे केरला के लिए और तीनों को तोड़ दिया है।
बाकी सब जो उनके योजना है जो पूरा देश में थे, 3 प्रॉमिस, एक है कि एम्स देंगे, एम्स कभी नहीं दिया। दूसरा है मैंने मांगा था और यहाँ उनके आयुष मंत्री ने आके कहा कि हम नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर आयुर्वेदा दे दें। नेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गुजरात में। और तीसरे कि हमारे तिरुवनंतपुरम में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग है, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैंने मांगा था कि इसको अपग्रेड हो जाए यहाँ से, यहीं से, यहीं अपग्रेड हो जाए। और सरकार मान के उनका बजट स्पीच 2015-16 के बजट में भाजपा ने अनाउंस किया कि ये होने वाला है। 1-2 साल नहीं हुआ। मैं बार बार उनको रिमाइंड करते रहा कि क्यों नहीं दिया आपने तिरुवनंतपुरम को। अंत में ये लोग साबित किया नॉर्थ ईस्ट में। तो 3 प्रॉमिस तीनों तोड़ दिया। तो ये एमपी की जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरी जिम्मेदारी है उनको ये डिमांड, ये मांग रखने के लिए। मांग तो रखा था, वो लोग मांग को स्वीकार भी किया, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है भाजपा के साथ कि एक ही गारंटी है भाजपा का कि जो भी प्रॉमिस वो लोग करेंगे वो लोग बिल्कुल जुमलाबाज है और कभी भी फुलफिल नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि सेंटर में भाजपा है तो हो सकता है राजीव चंद्रशेखर को हम जिताएं तो ये सारी चीजें फिर आ जाए। ये तिरुवनंतपुरम के लोग, एक लोकलाइट ने मेरे से सेंटर में भाजपा है अभी, लेकिन जून 4 के बाद भाजपा थोड़ी होंगे। बिल्कुल, हाँ देख लीजिए 2019 में उनका सक्सेस इतना बड़ा था। अभी करीब 11 प्रदेश में उनको एक ही रास्ता है, वो नीचे है, समझ लिए ना। 6 प्रदेश में सारे सीट जीत लिए थे, 3 प्रदेश में 1 सीट छोड़ दिया हमें, बाकी सारे उनके जीते। 2 प्रदेश में 2 सीट छोड़ दिया हमें, बाकी सब। ये सब तो नामुमकिन है इस बार। आप हर जगह में देख ली। कर्नाटक में पिछले बार हमें 1 सीट मिला, इस बार एक सर्वे कह रहे हैं कि 17 सीट, दूसरा कह रहे हैं कि 20 सीट। तेलंगाना में पिछले बार हमें 2 सीट मिला, अभी एक सर्वे कह रहे हैं 10 सीट, दूसरा कह रहे हैं 12 सीट। आप हरियाणा देखिए, 0 मिला पिछले बार, अब एक सर्वे कह रहे हैं 5 सीट, दूसरा सर्वे कह रहे हैं 7 सीट। तो इस हालत में कांग्रेस बढ़ते जा रहे हैं और भाजपा नीचे जा रहे हैं। भाजपा को सिर्फ 32 सीट अगर गए, उनकी मेजॉरिटी चली गई। उनका तो 303 है, अब की बार 300 पार नहीं होने वाला है। 400 पार बहुत दूर की बात है, 300 पार नहीं होने वाला है। उनको तो पता चला यहाँ पर काफी हिंदी जानने वाले भी अब केरला में बढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ से बहुत लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर आते हैं। सही बात है, लेकिन उनको मलयालम सीखना पड़ा। बहुत अच्छी बात है कि करीब 4-5 साल पहले एक बहुत बड़ा खबर निकला कि केरला में हाई स्कूल ग्रेजुएशन में मलयालम का स्टेट फर्स्ट रैंक मिला है एक बिहारी चाय वाला का बेटा, मेरे ख्याल में मोहम्मद मोहसिन, गेस्ट वर्कर ना। तो देखिए अब तो ये यहाँ का मलयालम सारे मलयाली से बेहतर है उनका। तो आप देख लीजिए कि लोग अच्छी तरह से। पिनराई विजयन ने किया है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब तक आपने कुछ बोला नहीं। देखिए, स्टेट की राजनीति के बारे में एक और बार बात करेंगे। अब तो हम काफ़ी थक गए हैं, लंबा दिन रहा। और कल एक आखिरी क्वेश्चन, फिर मैं आपको टाटा बाय बाय यहीं से ही कर दूंगी। क्यों यहाँ केरला में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बन पाई, जो पूरे देश में बन गई है? मतलब ये सबसे वियर्ड सा सवाल सबके मन में आ रहा है कि एक स्टेट बस ऐसा है जहाँ एक दूसरे के खिलाफ ऐसे लड़ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की बात नहीं है सोनल। हर स्टेट में, हर राज्य में अपने ही पॉलिटिकल कैरेक्टर होते हैं, राजनीतिक इतिहास भी अलग है। यहाँ तो केरल में 55 साल से LDF जो कम्युनिस्ट लोग के हैं और UDF जो कांग्रेस के हैं, इसका तो बिल्कुल क्या कहूँ, कांटे का टक्कर। हाँ, बस यही हो रहा था। तो अभी इन दोनों इंडिया अलायंस में है देश की राजनीति के अनुसार, लेकिन प्रदेश के अंदर इन लोग एक साथ रहना नामुमकिन है, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस के जो राज्य है तमिलनाडु, वहाँ देखिए CPI CPM कांग्रेस मुस्लिम लीग जो दो साइड पे हैं केरल में, वहाँ सारे एक साथ है DMK के साथ और कोई भी टक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके बीच में। दिल्ली और पंजाब, आम आदमी पार्टी हमारे साथ है दिल्ली में और पंजाब अलग लड़ रहे हैं। तो ये अजीब सी बात नहीं है। हमारे एक देश का चुनाव होता है और उसी वक्त उसमें 28 राज्यों का याथार्थ भी समझना पड़ता है। अंत में हमें कोई शक नहीं है कि जहाँ भी हम एक साथ हो इंडिया अलायंस पार्टनर्स के साथ और जहाँ भी हम एक साथ नहीं हैं, जब मौका मिलेगा भाजपा को हटाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एक भी सीट आप इस बार नहीं लेने देंगे भाजपा को? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्योर है? श्योर है। उनका बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सीट है ये तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। त्रिशूर भी तो बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। सुरेश गोपी मेरा दोस्त है, अच्छा बंदा है, लेकिन तीसरे स्थान में है वो। तीसरे स्थान? हाँ, बिल्कुल।
ठीक है, हम अब आपसे चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर संपर्क करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपने इस बार हमें इतना वक्त दिया, अगली बार भी आप इतना वक्त हमें देंगे। जून 4 के बाद। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। ओके, आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। और मैंने वो घिसा पिटा सवाल बिल्कुल नहीं पूछा कि क्या आप डिक्शनरी रेफर करते हैं? कभी भी नहीं। आप काफी बार एक शब्द को पढ़ा है तो उसका मीनिंग और उसका उपयोग पता चलना चाहिए। कभी नहीं आप देखते? नहीं, कोई जरूरत नहीं। कभी शायद कुछ सालों में एक बार कंसल्ट करने की जरूरत पड़े तो देख सकता हूँ, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है। आप पढ़ लीजिए। मैं सबको जब मुझे उपदेश मांगते हैं मैं सिर्फ उनको कहता हूँ पढ़ लीजिए। जितने भी ज़्यादा पढ़ेंगे आप, ये शब्दों का इस्तेमाल आपको खुद समझ जाएगा। हिंदी के किसी शब्द में फंसते हैं क्या? जैसे किंग, कर्तव्य, विमूढ़ टाइप का कोई शब्द जाके आप देखते हैं हिंदी की डिक्शनरी में? हिंदी की डिक्शनरी में देखना चाहूँगा लेकिन वक्त नहीं मिलता है, इसलिए मैं ऐसे ही गलतियाँ करते ही आगे चलता हूँ। थैंक यू सोनल। थैंक यू सो मच सर। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शशि थरूर का कहना है कि ये सीट पे तीनों ही पार्टीज, चाहे वो भाजपा हो या सीपीआई हो या कांग्रेस हो, स्ट्रॉन्ग फाइट में हैं। और जिन इश्यूज़ को लेकर वो जा रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने दूसरी पार्टीज़ के आगे जिक्र किया है, इसलिए वो यहाँ रिपीट नहीं करना चाह रहे थे। वो तो आप सुन ही रहे हैं। जो भी आपकी राय है, जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश थे, मेरा नाम सोनल है। केरला से हमारी लोकसभा चुनाव की कवरेज जारी है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।